अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डीएसए का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि रिकंडक्ट में हुआ था सीएस का स्प्रिंग 2024 के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ना एक लिंक लिस्ट दी गई है और लिंक लिस्ट के अंदर जो है ना हमें इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बोला हुआ है कि आप कंसीडर करें विद ओनली वन हेड पॉइंटर। अब यहाँ पे उसने हमें खुद ही बता दिया कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक हेड पॉइंटर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होगा। तो अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नोड क्लास है और नोड क्लास को उसने एक टेम्पलेट क्लास बनाया है और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट का की पास हो रहा है ये डाटा के लिए यूज होगा कि डाटा टाइप जो है ना जो नोड के अंदर डाटा स्टोर होगा उसकी जो डाटा टाइप है कंपाइल टाइम के ऊपर हम जो भी डाटा टाइप पास करेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे इंटीजर है, स्ट्रिंग है या जो भी होगी। और फिर इसके अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट वाला पॉइंटर है और साथ में हमने जो है ना जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है जिसके अंदर हमने इन नोड्स को यूज करना है उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद इसके अंदर इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने नेक्स्ट को क्या किया, नल असाइन कर दिया, क्योंकि पॉइंटर को मस्ट जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास क्लास लिंक्ड लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट भी क्या है, हमारे पास एक टेम्पलेट क्लास है और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने हेड नाम का एक पॉइंटर लिया है नोड क्लास से और जो टेम्पलेट है हमारा टी हमने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर पास करवा दिया कि जिस टाइप की लिंक लिस्ट के अंदर हम डाटा पास करेंगे ना उसी टाइप का जो है वो हमारे पास नोड बन जाए। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इससे पहले एक पेपर के अंदर सिमिलर ये हमारे पास जो है ना टेम्पलेट दी गई थी और उसमें हमें जो है ना इंसर्ट एट फ्रंट या ऐड एट फ्रंट करने के लिए बोला गया था और सारी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए बोला था। तो वो इससे पिछले पेपर के अंदर जो है ना वो मैंने सॉल्व करवाया, तो वो देख सकते हैं आप। अब इस पेपर के अंदर उन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो चेंज कर दिया और वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि जो क्लास लिंक लिस्ट का हर एक नोड है ना उसका एक इंटीजर इंडेक्स होगा। अब ये मतलब एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ हमने अज्यूम करना है कि मसलन सपोज करें हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और लिंक लिस्ट में सपोज कर लें कि 3 नोड ऐड है। तो ये जो फर्स्ट नोड है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 0 नोड है, इसको कंसिडर करेंगे ये 1 इंडेक्स पे है, इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 2 इंडेक्स पे है और अगर आगे हम कोई और नोड ऐड कर देंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये 3 इंडेक्स के ऊपर है। तो सिर्फ अजम्पशन करनी है हमने। अब इस अजम्पशन बेस के ऊपर ना वो कह रहा है कि आपने एक फंक्शन लिखना है, राइट अ फंक्शन गेट। तो गेट नाम का एक फंक्शन होगा जो कि एक इंटीजर इंडेक्स जो है ना वो इनपुट में लेगा, यानी फंक्शन में एज पैरामीटर आएगा और रिटर्न करेगा डाटा हेल्ड बाय रिस्पेक्टिव नोड। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं गेट के अंदर 1 पास करता हूँ ना तो जो 1 नोड का डाटा मैंने वो रिटर्न करवाना है। और दूसरी जो चीज वो बोल रहा है ना कि फंक्शन शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल केसेस, कि जितने भी केसेस हैं लाइक नल का केस है, उसके अलावा आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है, तो ये दोनों चीजें जो है ना उसने हैंडल करनी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इसका ये होगा, हम एक गेट नाम का फंक्शन बनाएंगे और इसकी रिटर्न टाइप होगी टी। अब ये टी रिटर्न टाइप क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो नोड क्लास में हमने डाटा की रिटर्न टाइप क्या रखी थी, टी रखी थी। तो जिस डाटा टाइप का हमारा डाटा होगा उसी टाइप की हम रिटर्न टाइप रखेंगे ताकि हम उसको यहाँ से रिटर्न करवा सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर में पास होगा इंट इंडेक्स, जैसे कि उसने बोला था कि गेट फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर इंडेक्स जो है ना उसको एक्सेप्ट करेगा। अब उसने हमें बोला था कि हमने सारी सिचुएशंस हैंडल करनी है। तो वेरी फर्स्ट सिचुएशन ये होगी हमारे पास कि अगर हमारा हेड जो है ना वो नल है, यानी हमारी लिंक लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी है, तो ये वाली सिचुएशन उसने हमें हैंडल करने के लिए क्वेश्चन में ही बोला था। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब जाहिर बात है अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकता। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकता तो यहाँ पे मेरे पास फिर एक प्रॉब्लम है कि मैं फंक्शन से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि अगर मैं विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट निकलूंगा तो मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली कंपाइलर जो है मुझे वार्निंग देगा या फिर एक एरर देगा कि आपका इफ वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लूंगा और उसमें एक स्ट्रिंग की स्टेटमेंट जो है ना वो मैं स्टोर करूंगा जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट इज एम्प्टी।
तो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ से थ्रो कर दूंगा। अब इसको थ्रो करने से क्या फायदा है, जहां पे मैंने ये गेट वाला फंक्शन कॉल करना है ना, उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर। मैं लिखूंगा ट्राई, और ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर लिंक लिस्ट का सपोज कर ले मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया था उसका नाम है लिंक, लिंक डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा लाइक 1। तो अगर यहाँ पे ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी ना, लाइक मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो उस एक्सेप्शन को जो है ना वो मैं कैच कर लूंगा। तो मैं अपने कैच वाले ब्लॉक में लिखूंगा कैच, और यहाँ पे मेरी एक्सेप्शन की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग एरर, और फिर इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा सी आउट एरर। तो यूं मेरे पास जो है ना एक सिचुएशन जो है वो हैंडल हो जाएगी कि अगर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवा सकता। अब अगर आप बोलो कि हम जीरो रिटर्न करवा देते हैं, तो हो सकता है किसी नोड के ऊपर जीरो डाटा पड़ा हो, तो मुझे यही लगेगा कि जो जो इंडेक्स मैंने पास किया है वो उस इंडेक्स के ऊपर जो है ना जीरो डाटा पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी हो, अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि हम यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करवा दें, तो हम यहाँ से ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकते जिससे हमें ये इंडिकेशन मिले कि हमारा जो नोड है उसके पास वो डाटा है या नहीं है, या फिर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, अनलेस के हम यहाँ से एक्सेप्शन जो है ना वो थ्रो करें। आई होप सो ये एक्सेप्शन थ्रो वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, और एल्स वाले पार्ट में हमने जो चीज हैंडल करनी है ना वो है आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। अब अगर आपको याद हो तो उसने क्वेश्चन के शुरू में बहुत क्लियर अल्फाज में बोला है कि हमारे पास जो है ना ओनली हेड पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन है इसकी, तो और कोई भी जो है ना इसका प्राइवेट मेंबर नहीं है, लाइक साइज वेरिएबल नहीं है जिससे हमें ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसके अंदर है कितने। अगर 10 नोड्स हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो कभी भी 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये चीजें हमें पता नहीं चलेंगी। अब ये हम कैसे इसको वर्किंग में लेके आएंगे कि हमें आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स जो है ना उसकी एक्सेप्शन जो है ना वो भी हम थ्रो कर सकें। अब एल्स वाला पार्ट अगर हमारे पास आ रहा है तो इट मींस कि एटलीस्ट जो है ना एक नोड तो जरूर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नोड लेंगे, और टेम्परेरी नोड को हम हेड से इनिशियलाइज करवा देंगे वेरी फर्स्ट नोड से जो लिंक लिस्ट का है। फिर उसके बाद हम एक फार का लूप लगाएंगे जो कि 0 से शुरू होगा और लेस देन इंडेक्स तक जाएगा। अब अगर मैंने इंडेक्स ही 0 पास किया तो ये फार वाला लूप कभी भी रन ही नहीं होगा। और उसके बाद ये जो फार के लूप से बाद ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, रिटर्न टेम्प एरो ऑपरेटर गेट डाटा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो हेड के ऊपर डाटा पड़ा हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब सपोज करें कि अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास किया 1, और मेरी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं या 3 नोड्स हैं, तो सबसे पहले 0 लेस देन 1 मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो 0 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू होने पे मैं क्या करूंगा कि मैं टेम्प को उससे नेक्स्ट नोड के ऊपर मूव कर दूंगा। तो ये वाला नोड 0 वाला है, ये 1 वाला है और ये 2 वाला है। तो टेम्प पहले हेड के ऊपर था, फिर वो हेड से मूव करके उससे नेक्स्ट नोड पे चला गया। अब साथ में ही मैं ये भी चेक करूंगा कि जिस नोड के ऊपर टेम्प ने मूव किया वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो उस केस में क्या हो कि अगेन मैं एक स्ट्रिंग का एक एरर लूं और उसके ऊपर लिखूं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और वहां से उस एरर को मैं थ्रो कर दूं। ट्राई वाला ब्लॉक जो है वो उस एरर को कैच करेगा, कैच करने के बाद जो है ना वो कैच वाले ब्लॉक में उसको प्रिंट करवा देगा, और यूं हम जो है ना सेफली इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग। तो अब ये सिचुएशन कब हमारे पास आएगी, सपोज करें ना कि मैंने यहाँ पे 1 की बजाय मैंने बोल दिया 4। मेरे पास टोटल नोड्स कितने हैं, 3। तो 0 से 2 इंडेक्स तक हम सिर्फ जा सकते हैं, और मैंने इंडेक्स पास कर दिया 4। अब यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो 0 लेस देन 4 पे हमारे पास लूप चलेगा। फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट आइटरेशन के पे हमारे पास i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, उस पर भी चलेगा। फिर उसके बाद 2 हो जाएगी, उस पर भी चलेगा क्योंकि हमारे पास 3 नोड्स हैं। अब जैसे इससे नेक्स्ट आइटरेशन पे हम आएंगे यानी कि i की वैल्यू 3 होगी, तो लूप की आइटरेशन तो चलेगी क्योंकि लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं है। तो साथ में हमने ये भी देखना है कि जो टेम्प है वो उससे नेक्स्ट पे जब मूव करेगा तो उससे नेक्स्ट पे कुछ है ही कोई नहीं लास्ट वाले नोड से। तो लास्ट वाले नोड से अगर कुछ भी नहीं है नेक्स्ट पे, तो वहां पे क्या होगा, नल होगा। तो अगर वहां पे नल है तो टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही टेम्प के अंदर नल स्टोर होगा तो इट मींस के हमने जो इंडेक्स दिया था ना
वो टोटल लिस्ट से क्या था, वो बड़ा था। तो इसी वजह से टेम्प के अंदर नल आया। तो जैसे ही टेम्प के अंदर नल आएगा तो हम यहाँ से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला जो एक्सेप्शन है वो स्ट्रिंग के जरिए थ्रो करेंगे और बाद में वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने गेट के अंदर इंडेक्स पास किया है वो आउट ऑफ बाउंड है, उतनी हमारे पास लिंक लिस्ट का साइज ही नहीं है। तो आई होप सो कि आपको ये जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर का उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी। फिर उसके बाद है हमारे पास वर्स्ट केस थीटा कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। अब ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैक है और वो सॉर्टेड है और उसका साइज है n। यानी हमारे पास कोई एक स्टैक है और उस स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉर्टेड है, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। हो सकता है कि वो उल्ट हो, 1 ऊपर हो और 4 नीचे हो, तो है सॉर्टेड है। अब वो बोल रहा है कि इसमें हमने सारी की सारी वो वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट करवानी है जो एटलीस्ट जो है ना ट्वाइस हमारे पास जो है ना आई है। अब सपोज कर लें कि यहाँ पे एक और 4 है ऊपर, फिर उसके बाद इससे ऊपर 5 है, देन 5 से ऊपर हमारे पास जो है वो स्टैक में 6 है, देन अगेन 6 से ऊपर फिर 6 है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस स्टैक में से जो है ना वो सारी वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट करवानी है जो एटलीस्ट ट्वाइस जो है ना वो अपीयर हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना स्टैक में से पॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो एक 6 जो है ना वो बीच में से निकल गया। तो हमने सपोज कर लें कि जो 6 हमने स्टोर किया था वो टेम्प वेरिएबल के अंदर है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम पॉप करेंगे ना तो हम चेक करेंगे क्या वो टेम्प के इक्वल है। अगर वो टेम्प के इक्वल है तो हम क्या कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो एक एक दफा रिपीट हो रही है, तो हम उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। और ये जो अब हमने सेकंड वैल्यू हमने पॉप करवाई थी ना, अब इसको हम जो है ना वो स्टैक के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो पॉप करेंगे तो वो 5 है, 5 6 से इक्वल नहीं होगा तो उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्प के अंदर 5 को स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 4 को पॉप करेंगे। तो 4 भी सेम नहीं है 5 से, तो हम उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा टेम्प के अंदर 4। फिर उसके बाद अगेन हम जो नेक्स्ट वैल्यू उसको पॉप करवाएंगे। तो 4 4 के इक्वल होगा तो हम 4 को क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो 6 और 4 जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी की सारी स्टैक एम्प्टी करनी पड़ेगी। तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, बिग O ऑफ n का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को एक एक करके क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद जो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक न्यू एलिमेंट जो है ना वो इंसर्ट करना है सॉर्टेड सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर ऑलरेडी n एलिमेंट्स मौजूद है। और फिर उसके बाद हमने ये भी मेक श्योर करना है कि हम उस नए एलिमेंट की एडिशन के बाद जो हमारी लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड रहे। अब सपोज करें हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और ये 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, लाइक 1 4 एंड 5। अब मैं इस लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ 6 को। तो जैसे ही मैं 6 को ऐड करूंगा ना तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 6 ने ऐड कहाँ पे होना है। तो जाहिर सी बात है 6 ने 5 के आगे ऐड होना है, तो मैं शुरू से कंपैरिजन करता जाऊंगा। 6 मेरा जो है वो 1 से भी ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर है, और 5 से आगे कोई भी नोड ऐड नहीं है तो मैं इसको कहाँ पे ऐड कर दूंगा, 5 से आगे इसको मैं ऐड कर दूंगा। सपोज कर ले मैंने 6 की बजाय जो है ना वो 8 को ऐड करवाया, तो 5 से आगे क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। अब मैं एक और वैल्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ, लाइक 7। तो 7 को अगर मैंने ऐड करवाना है, सबसे पहले मैं 1 से कंपैरिजन करूंगा, देन 4 से, देन 5 से, तो इन तीनों से बड़ा है। फिर उसके बाद मैं इसका 8 से कंपैरिजन करूंगा तो 8 से ये बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इट मीन्स कि मुझे इसे 5 और 8 के दरमियान में ऐड करना है, तो मैं 7 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वर्स्ट केस के अंदर मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे कितना टाइम लग जाएगा, बिग O ऑफ n का टाइम मुझे लग जाएगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि हमारे पास 2 अनसॉर्टेड अरेज है, एक का साइज n है और एक का साइज जो है ना n डिवाइडेड बाई 10 है। तो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने ये चेक करना है कि दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। अब सपोज कर लें कि मेरे पास जो n है ना, जो n साइज की अरे है,
उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 30 और उनको मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो है 10 से लेकर 40 तक। तो मेरे पास ये 30 जो है ना एलिमेंट्स उस अरे के अंदर स्टोर्ड है लेकिन अनसॉर्टेड है। और जो मेरे पास ये n डिवाइडेड बाय 10 वाली अरे है, तो क्योंकि इसका साइज 30 है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो वो 3 एलिमेंट्स मैं सपोज कर लेता हूँ, एक है मेरे पास 11, दूसरा मेरे पास 4 और तीसरा है मेरे पास लाइक आप सपोज कर लो कि 8 है, बल्कि 18 आप सपोज कर लो। अब सबसे पहले ये जो 11 है, अब ये जो 11 है इसको मैंने देखना है कि ये इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब क्योंकि अनसॉर्टेड अरे है तो अनसॉर्टेड अरे के केस में मैं बाइनरी सर्च नहीं यूज कर सकता। अगर बाइनरी सर्च होती तो मेरे पास log ऑफ n का टाइम लग जाना था, log ऑफ n बेस 2। क्योंकि अनसॉर्टेड अरे है तो अनसॉर्टेड अरे के अंदर जो है ना अगर मैं कोई बहुत अच्छा एल्गोरिदम भी यूज करूँ ना तो मेरे पास जो है ना वो बिग O ऑफ n का टाइम मुझे लाजमी लग जाएगा। अब 11 के केस में क्या होगा, 11 जो है ना क्योंकि 11 क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे कहीं ना कहीं पे इसके बीच में मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो सबसे लास्ट पे पड़ा हो, यानी 13th लोकेशन के ऊपर पड़ा हो। तो मुझे 30 कंपैरिजन करना पड़ेंगे। 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो स्टिल उसके लिए भी मुझे कितने कंपैरिजन के बाद पता चलेगा कि 4 एग्जिस्ट करता है या नहीं, 30 कंपैरिजन के बाद। इसी तरह 18 के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है, हो सकता है कहीं फर्स्ट पे ही पड़ा हो, दरमियान में हो या कहीं 13th लोकेशन के ऊपर हो। तो वर्स्ट केस के अंदर मुझे बिग O ऑफ n का टाइम सिर्फ एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए लगेगा। अब अगर मुझे एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए बिग O ऑफ n का टाइम लग रहा है तो n डिवाइडेड बाय 10 एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल मुझे टाइम लगेगा वो लगेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें जो 10 है वो कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर करके हम सिर्फ n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मुझे बिग O ऑफ n स्क्वायर का टाइम लग जाएगा सिर्फ ये चीज प्रूव करने के लिए कि मेरे पास ये जो दोनों अरेज हैं एटलीस्ट उनके अंदर कोई एक कॉमन एलिमेंट है। अब ये था वर्स्ट केस इसका। अब अगर इसी क्वेश्चन का वो पूछ लेते ना कि बेस्ट केस क्या होना था, ये जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में ये होना था कि हो सकता है कि हमारा ये जो 11 है, 11 जो यहाँ इसका छोटी अरे का फर्स्ट एलिमेंट है, वो बड़ी अरे के वेरी फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाता और हमें बिग O ऑफ 1 के अंदर ही सारी चीज का पता चल जाता। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर वो पूछ रहा है कि हमारे पास एक अरे है जिसका n साइज है और उसके अंदर जो एंट्रीज है वो 0 से लेकर n-1 तक है, यानी अगर अरे का साइज 10 है ना तो जो 10 एलिमेंट स्टोर है वो 0 से लेकर कहां तक है, 9 तक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि आपने रेडिक्स सॉर्ट का यूज करना है और कितना हमें जो है ना वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड रेडिक्स सॉर्ट टेक, कि हमें कितना टाइम लगेगा रेडिक्स सॉर्ट के साथ। अब अगर आपने रेडिक्स सॉर्ट किया तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें ऑलरेडी पता है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ d डॉट n प्लस k। अब ये जो d है हमारे पास, ये हमारे पास ना किसी भी एक नंबर के जो अब ये यहाँ पे ये जो d है ये हमारे पास जो अरे गिवन होगी उसमें जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा ना, सपोज कर ले हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है 9 है इस केस में, तो जो लार्जेस्ट नंबर के जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है ना ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 9 है तो उसके डिजिट्स कितने हैं, 1। तो d किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसमें n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 10 है। और k रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो सबसे बड़ा एलिमेंट इटसेल्फ है यानी कि 9। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में हमें 1 इंटू 10 प्लस 9, तो हमें 19 स्टेप्स लगेंगे रेडिक्स सॉर्ट को यूज करके। अब ये जो रेडिक्स सॉर्ट है इसमें उसने एक सिचुएशन दे दिया कि हमारे पास जो बेस है ना हम वो 2 यूज कर रहे हैं। अब जब बेस 2 हम यूज कर रहे होंगे तो सपोज कर लेना कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, टोटल अरे का साइज है 8, तो उसमें हमारे पास 0 से लेकर 7 तक जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होंगे। और अगर 7 को मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 111। और 111 के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए स्टोर करने के लिए, 3 बिट्स चाहिए, यानी 3 डिजिट्स जो है ना मुझे चाहिए। अब 3 डिजिट्स अगर मुझे चाहिए तो d जो है मेरे पास यहाँ पे इसके लिए 1 की बजाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्योंकि वो बोल रहा है कि बाइनरी है
तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो मुझे साइज अरे के साइज से पता चल जाएगा कि कितने आ सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर n-1 तक स्टोर होने हैं, तो जितनी भी मेरे पास n की वैल्यू होगी, जैसे इस केस में अगर मेरे पास n की वैल्यू है ना 8, तो log ऑफ 8 बेस 2 से मुझे पता चल जाएगा कि 3 जो बिट्स है ना वो रिक्वायर्ड है। तो d की वैल्यू जो है ना वो मुझे log ऑफ n से पता चल जाएगी इस केस के अंदर। अब ये जो सिर्फ इतनी ही सिचुएशन जो है ना उसने हमें चेंज करके दी है। तो हमने ये बताना है कि हमारी जो रेडिक्स सॉर्ट है उससे कितना टाइम लग जाएगा अरे को सॉर्ट करने के लिए। तो अरे को सॉर्ट करने के लिए वैसे तो सिंपली जो है ना वो डी से हम जो है ना वो मेजर करते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ n हो जाएगा और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, log ऑफ n और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर आगे n प्लस k से। अब ये है हमारे पास वर्स्ट केस इसका, लेकिन अगर हम इसका बेस्ट केस देखें ना, तो बेस्ट केस में हम ये k को इग्नोर करवा सकते हैं क्योंकि k हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। तो हम अगर k को इग्नोर करवा दें तो k को इग्नोर करवाने से हमारे पास जो है ना ये n log n वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अच्छा, लास्ट पे ना उसने ये भी पूछा है, गिव अ फास्टर वे टू दिस डाटा। अब एक तो ये कि उसने हमें बोला कि रेडिक्स सॉर्ट कितना टाइम लेगी, तो रेडिक्स सॉर्ट जो है इस केस में हम हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर log ऑफ n प्लस k का टाइम लेगी, और जो अगर बेस्ट केस में भी जाए तो n log n तक जा सकती है। तो इससे भी फास्टर वे क्या हो सकता है कि रेडिक्स सॉर्ट जो है ना वो बेसिकली यूज करती है काउंटिंग सॉर्ट को। तो हम अंडरलाइन क्या जो अंडरलाइन अरे इसमें काम कर रही है ना, हम काउंटिंग सॉर्ट को ही यूज कर लें। तो काउंटिंग सॉर्ट जो है हमारे पास जो टोटल हमारे पास टाइम है वो सिर्फ n प्लस के का टाइम लेगी, साथ में log ऑफ n का हमें टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हो अगर सिर्फ आपने दो टॉपिक्स किए हो, काउंटिंग सॉर्ट और साथ में रेडिक्स सॉर्ट। तो एक दफा जो है ना इन दोनों की वीडियो देख लीजिएगा, काउंटिंग सॉर्ट की भी और रेडिक्स सॉर्ट की भी। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक अरे दी गई है और इस अरे को वो बोल रहा है कि सबसे पहले ए पार्ट के अंदर कि हमने एक एग्जीक्यूशन दिखानी है क्विक सॉर्ट की, और फिर ये बताना है कि जब पार्टीशन मेथड कॉल होगा तो वो उसके कंटेंट्स अरे के कैसे होंगे। फिर बी में वो ये कह रहा है कि हमने सेकंड कॉल जब होगी ना पार्टीशन मेथड की तो तब उसके जो है ना एलिमेंट्स कैसे होंगे। फिर सी के अंदर वो बोल रहा है कि हमारी जो बबल सॉर्ट है उसका जो फर्स्ट यानी इनिशियल पास है उसके बाद अरे के जो किस तरह की जो है ना वो ऑर्डर होगा अरे का। फिर उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट है और इसमें वो बोल रहा है कि 3 पासेस के बाद कैसे होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ना ये सारे जितने भी पासेस हैं ना इनके डिटेल में कंसेप्ट बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विक सॉर्ट करेंगे। क्विक सॉर्ट में अब उसने हमें पिवट नहीं बताया कि हमने कौन सा चूज करना है। तो हमारे पास जो कन्वेंशन है उसमें हम बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि जो लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा उसको हम एज पिवट ले लेंगे। तो 12 हमारा आ जाएगा एज पिवट। फिर उसके बाद हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक आई होगा और एक हमारे पास होगा जे। जे हमारा जो है ना वो अरे के वेरी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और आई जो है ना ये अभी तक जो है ना ये -1 को पॉइंट कर रहा है, यानी 0 इंडेक्स से जो एक स्टेप पीछे वाला हमारा इंडेक्स है ना जो -1 इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आई जो है ना अभी वहां पे जो है ना वो पॉइंट कर रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी पिवट वाली वैल्यू है वो क्या है, वो 12 है। तो हम जो जे के ऊपर वैल्यू है हम उसका और 12 का कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमारा जो पिवट है उससे बड़ा है। तो पिवट उससे बड़ा नहीं अगर है तो हम क्या करेंगे, हम जे को एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट जे वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू वो क्या है, वो 33 है, तो हम पिवट से उसका कंपैरिजन करेंगे, फिर वो भी फॉल्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 71 है उसका भी कंपैरिजन करेंगे, वो भी फॉल्स है। फिर 36 का कंपैरिजन करेंगे, वो भी फॉल्स है। फिर उसके बाद 46 का कंपैरिजन करेंगे, वो भी फॉल्स है। फिर उसके बाद 41 का कंपैरिजन करेंगे, वो भी फॉल्स है। देन उसके बाद हम 23 का कंपैरिजन करेंगे तो वो भी फॉल्स है। और सारे कंपैरिजंस करने के बाद जो है ना हमारा जे एक एक स्टेप आगे मूव करते जो है ना वो पिवट पे ही पहुंच गया, 12 पे ही पहुंच गया। अब जैसे ही वो पिवट पे पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो जहां पे आई है ना, आई कहाँ पे है, आई -1 इंडेक्स के ऊपर है।
तो हम i प्लस 1 इंडेक्स के ऊपर जो है ना, हम ये जो हमारा पिवट है इसको शिफ्ट कर देंगे। तो i प्लस 1 इंडेक्स कौन सा है? 0। तो हम 12 को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? 0 इंडेक्स पे। और 0 इंडेक्स पे शिफ्ट करने के बाद ये जो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगी। तो 12 हमारा जो है ना वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। और जैसे ही हम एक मतलब जो पास जब हमारा क्विक सॉर्ट का कंप्लीट होता है ना, तो पिवट अपनी एक्चुअल लोकेशन पे चला जाता है। यानी अब जब अरे कंप्लीट सॉर्ट होगी ना, तो हमारा 12 जो है ना ये 0 इंडेक्स पे ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 12 है ये सॉर्ट हो चुका है, और जो रिमेनिंग ये जो हमारी अरे है ये क्या है? ये अनसॉर्टेड है। अब जब हम पार्टीशन जो मेथड है ना वो कॉल करेंगे, तो उसमें हमारे पिवट का जो इंडेक्स है वो कौन सा है? 0। तो हम 0 इंडेक्स इसको हम पार्टीशन कर देंगे साइड पे, और दूसरी ये जो रिमेनिंग अरे जितनी साइड पे इसको भी अलहदा से पार्टीशन कर देंगे। अब ये जो हमारी रिमेनिंग अरे है इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अगेन क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। तो बी वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? हम क्विक सॉर्ट का जो सेकंड राउंड है ना हम वो शुरू करेंगे। अब ये जो 0 इंडेक्स है ये तो ऑलरेडी क्या है? ये सॉर्टेड है। तो हम अब दोबारा जब पिवट हम शुरू करना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 23 है ये क्या बन जाएगा? जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा? ये पिवट बन जाएगा। और एज यूजुअल हमारा जो जे है वो कहाँ पे आएगा? वो फर्स्ट एलिमेंट पे आएगा। और आई जो है ना वो किसी भी एलिमेंट पे शुरू में नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जे वाली वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे पिवट से। तो हमारे पास कंपैरिजन ट्रू हो गया। इससे पिछले पास के अंदर हमारे पास एक भी कंपैरिजन ट्रू नहीं हुआ था। अब जैसे ही हमारे पास जो है ना पास ट्रू होगा, तो हम क्या करेंगे? हम आई के अंदर क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई हमारा जो है ना वो इस केस में कहाँ पे है? वो 0 पे है, क्योंकि ये वाला इंडेक्स कौन सा है? ये 1 है। तो इससे पीछे वाला ये जो इंडेक्स है ये कौन सा होगा? ये 0 इंडेक्स होगा। तो आई कहाँ पे है? वो 0 इंडेक्स पे है। तो आई कहाँ पे चला जाएगा? वो 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आई को कहाँ पे मूव कर दिया? 17 के ऊपर। अब जैसे हम हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो जिस हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट के लिए ट्रू होती है, इस केस में किसके लिए ट्रू हुई थी? 17 के लिए। तो हम उसको जो है ना वो पीछे शिफ्ट भी करते हैं। अब अगर आपको इस चीज की यहाँ पे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये मैं क्या कह रहा हूँ कि पीछे हम शिफ्ट भी करते हैं, तो जो क्विक सॉर्ट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, आप एक दफा वो अगर देख लोगे तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें यहाँ पे जो आई होता है ना, ये जिस इंडेक्स के ऊपर आई होता है ना, तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये जो वैल्यूज है ना ये सारी की सारी पिवट से छोटी है। और जहां पे जे होता है तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है कि जे तक की जो वैल्यूज हैं वो पिवट से बड़ी वैल्यूज हैं। तो अब जे कहाँ पे है? 33 पे है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, फॉल्स है तो जे को एक स्टेप आगे मूव करेंगे। फिर 71 से भी कंपैरिजन करेंगे तो वो 23 से फॉल्स है, वो बड़ा नहीं है। तो फिर उसके बाद 36 का कंपैरिजन होगा पिवट से, ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद 46 का होगा तो ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद 41 का होगा, ये भी फॉल्स है। तो सारे हमारे जो कंपैरिजन है वो फॉल्स होने के बाद जो जे है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? वो पिवट पे पहुंच जाएगा। तो हमने पिवट को कहाँ पे शिफ्ट करना होता है? आई प्लस 1 पे शिफ्ट करना होता है। तो आई हमारा कहाँ पे है? 1 इंडेक्स पे है। तो प्लस 1 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम 2 इंडेक्स पे भेज देंगे 23 को, और ये जो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो 23 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? 2 इंडेक्स पे। और ये जो रिमेनिंग अरे के एलिमेंट्स थे ये एक स्टेप आगे शिफ्ट कर गए हैं। और इस साइड पे हमारे पास क्या है? 17 है। अब जब हम पार्टीशन कॉल करेंगे अगेन, तो हमारा ये जो 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट है जो कि हमने पिवट एलिमेंट था जो कि सॉर्ट हो चुका है, तो एक तो हमारे पास पार्टीशन बन के आ जाएगी इसकी, और दो पार्टीशन हमारे पास बन के आ जाएंगी, एक ही साइड अरे की और दूसरी हमारे पास 17 की। अब क्योंकि 17 जो है वो अकेला है तो एक पार्टीशन नेक्स्ट इसके लिए कॉल होगी, तो ये अकेला ये फौरी तौर पे सॉर्टेड कंसीडर हो जाएगा। और फिर दूसरी साइड पे हमारे पास एक पार्टीशन जो है ना इस अरे के लिए कॉल हो जाएगी। अब क्योंकि उसने हमें सिर्फ जो है ना वो बी के अंदर सेकंड पार्टीशन तक के लिए एलिमेंट्स जो है ना वो लिखने के लिए बोला था, तो सेकंड पार्टीशन के एंड पे हमारे पास जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो ये बन के आ रही है। 0 इंडेक्स के ऊपर 12 है, 1 इंडेक्स के ऊपर 17 है, 2 इंडेक्स के ऊपर 23 है, और जो रिमेनिंग इंडेक्सेस है उनके ऊपर ये अरे के एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद सी वाले पार्ट में उसने हमें बोला था कि हमने एक राउंड देना है बबल सॉर्ट का। अब हमें वैसे तो पता है कि बबल सॉर्ट में क्या होगा कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना, जो कि इस केस में सॉरी 71 है, तो 71 क्या होगी? वो बबल होके सबसे एंड पे चली जाएगी। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं तो डायरेक्टली करने पे मेरे पास आंसर क्या आता है? 17।
33, 36, 46, 41, 23, 12 एंड 71। अब इसको ये मैंने एक दफा तो इसको मैंने किया डायरेक्टली। अब इसके जो पास वन, क्योंकि उसने सिर्फ इनिशियल राउंड का ही बोला है, तो जो पास वन है उसके अंदर के जो जितने भी इनर लूप की आइटरेशंस होती है ना, वो हम सारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो दो पहले एडजेसेंट एलिमेंट्स है ना, यानी 17 और 33, हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो सेकंड से बड़ा है, तो फॉल्स है। फिर उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो 33 और 71 का कंपैरिजन होगा, ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो 71 और 36, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो 71 जो है ना, इसको हम एक स्टेप आगे मूव कर देंगे और 36 को जो है हम एक स्टेप पीछे मूव कर देंगे, यानी इनको आपस में स्वैप कर देंगे। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो अगेन ट्रू है हमारे पास। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। अगेन जो प्लेसेस हैं वो स्वैप हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं हमारे पास हम उनका कंपैरिजन करेंगे, तो ये भी ट्रू है, तो इनको भी हम स्वैप कर देंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं हम इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो ये भी ट्रू है, तो इनको भी हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और यूं हमारा एक पास कंप्लीट होने के बाद जो बबल सॉर्ट है उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो बबल होके कहाँ पे चली गई है, सबसे एंड पे चली गई है। अब बबल सॉर्ट के अंदर आप चाहे इनर लूप आइटरेशंस करो या ना करो, तो हमारे पास अगर हम डायरेक्टली वैसे भी 71 को उठा के जो है ना वो एंड पे ले जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंटेंट्स क्या होंगे। तो अगर पेपर में आप जो है ना वो सिर्फ कंटेंट्स बताना चाहो बबल सॉर्ट के, तो आप सिंपली जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको उठा के एंड पे ले जाओ। और एंड पे ले जाने से क्या होगा कि आपके पास एक पास के जो कंटेंट्स है वो निकल के आ जाएंगे, इनर लूप आइटरेशंस आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप करके दिखा दो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप करके दिखा दो तो। अब जो सिलेक्शन सार्ट है ना, सिलेक्शन सार्ट जो है ना, ये है तकरीबन जो है ना वो बबल सार्ट से मिलती जुलती, लेकिन इसमें ये होगा कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना वो जीरो इंडेक्स के ऊपर जाएगी और जीरो इंडेक्स की वैल्यू के साथ स्वैप होगी, ना कि जो जैसे हमारे पास होता है ना बबल सार्ट में कि बाकी वैल्यूज जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं और जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो बबल होके एंड पे चली जाती है। इसमें साथ में जो है ना वो स्वैपिंग भी होगी। अब स्वैपिंग कैसे होगी कि हमारे पास ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसने कहाँ पे जाना है, जीरो इंडेक्स पे, तो हम जीरो इंडेक्स के साथ इसको स्वैप करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन के आ जाएंगे, 12, 33, 71, 36, 46, 41, 23 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 17। तो एक पास के बाद हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स जो है ना वो ये बन के आएंगे। अब आप चाहो तो आप जो इनर लूप की आइटरेशंस हैं वो दिखा सकते हो कि इनर लूप की आइटरेशंस कैसे होंगी। और इनर लूप की आइटरेशन में इसमें हमारे पास पास वन में क्या होगा कि हम एक वेरिएबल लेंगे स्मॉल, और उसमें हमारा जो सपोज कर लेना कि हम फर्स्ट जो पास है वो i इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, जो लूप की वैल्यू होती है आई की वो 0 से शुरू हो रहा है, तो हमारे पास स्मॉल की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कि हम स्टार्ट वहां से ले रहे हैं। और जो इनर लूप है जे वाला वो i+1 से शुरू होता है। तो अब हमने जो हमारे पास वन के अंदर जो इनर लूप आइटरेशंस आएंगी वो जितनी जे की वैल्यूज आगे रिमेनिंग है उनके लिए आएंगी। तो सबसे पहले j इज इक्वल टू 1, तो हम ये चेक करेंगे कि जो स्मॉल इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है और जो जे इंडेक्स के ऊपर वैल्यू उनका कंपैरिजन करेंगे कि अगर स्मॉल वाली जे इंडेक्स से वैल्यू बड़ी है तो हम स्मॉल वाले इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। तो 17 ग्रेटर देन 33 फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप में जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 17 ग्रेटर देन 71, क्योंकि जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ 17 है। 17 ग्रेटर देन 36 फॉल्स, 17 ग्रेटर देन 46 फॉल्स, 17 ग्रेटर देन 41 फॉल्स, 17 ग्रेटर देन 23 फॉल्स, 17 ग्रेटर देन 12। तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ये ट्रू होगा तो जे की हमारे पास क्या वैल्यू है, 7, तो स्मॉल इंडेक्स जो है ना वो कौन सा हो जाएगा, 7 इंडेक्स हो जाएगा। तो हम उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, आई के साथ। तो हमारा ये जो 7 इंडेक्स है ये आई वाला इंडेक्स जो कि 0 इंडेक्स है, इनकी वैल्यूज आपस में स्वैप होंगी और स्वैप होके हमारे पास अरे के कंटेंट्स जो है ये वाले आ जाएंगे।
इससे हमें एक पास पता चल जाएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट के एक पास के बाद क्या वैल्यूज आती हैं। अब दूसरे पास में क्या होगा, आई की वैल्यू जो है वो जीरो से क्या हो चुकी होगी, वन। स्मॉल भी हम कहां से लेंगे, वन से लेंगे, जो आई की वैल्यू होगी स्मॉल की भी वही वैल्यू होगी, और जे आई प्लस वन से यानी टू से शुरू होगा। अब वैसे मुझे यहाँ पे अब पता है कि अब ये वाला वैल्यू तो जो है ना वो अपनी जगह पे आ चुकी है। तो ये जो रिमेनिंग अरे है, रिमेनिंग अरे में से जो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो 17 है। अब 17 जो है वो कहाँ पे जाएगा, 33 की जगह पे जाएगा, और दोनों आपस में जगह क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 12, 17, 71, 36, 46, 41, 23 एंड देन लास्ट पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो एलिमेंट्स है ना ये बन के आएंगे एंड पे। लेकिन अगर मैं साथ में इनर आइट्रेशंस भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो जब मेरे पास j की वैल्यू 2 है, तो 2 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 71। तो स्मॉल इंडेक्स वाली वैल्यू जो कि 33 है उसका 71 के साथ कंपैरिजन फॉल्स, 36 के साथ फॉल्स, 46 के साथ फॉल्स, 41 के साथ फॉल्स। लेकिन जो 23 है इसके साथ ट्रू हो जाएगा। तो स्मॉल जो है 23 हमारा किस इंडेक्स के ऊपर है, 6 के ऊपर है, तो स्मॉल के अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अभी एक लास्ट वैल्यू मौजूद है, तो जब j की वैल्यू 7 होगी तो 23 ग्रेटर देन 17 होगा, क्योंकि अब स्मॉल के अंदर क्या है, 6 है। तो हमने स्मॉल इंडेक्स वाली वैल्यू और j इंडेक्स वाली वैल्यू का कंपैरिजन करवाना है। तो 23 ग्रेटर देन 17 ट्रू हो जाएगा। स्मॉल के अंदर क्या आ जाएगा, 7, और 7 इंडेक्स वाली वैल्यू को हम i इंडेक्स वाली वैल्यू से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो 7 इंडेक्स पे क्या है, 17, आई इंडेक्स कौन सा हमारा 1 यानी 33। तो इनको स्वैप करने से मेरे पास अरे के कंटेंट्स ये बन के आएंगे। तो दो पासिस के बाद मेरे पास ये अरे के कंटेंट्स बन के आएंगे। फिर उसके बाद है पास 3। पास 3 के अंदर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू आई प्लस 1 और स्मॉल की वैल्यू आई से ही शुरू होगी। तो अब जब जे की वैल्यू 3 है, तो 3 इंडेक्स पे क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, 36 है, और स्मॉल इंडेक्स कहाँ पे है, 2 पे है, तो 71। तो 71 ग्रेटर देन 36 ट्रू है। तो स्मॉल में हमारे पास अपडेट होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंडेक्स पे हमें स्मॉलर वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद j की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब स्मॉल इंडेक्स वाली वैल्यू जो कि 36 है और 4 इंडेक्स वाली वैल्यू जो कि 46 है, इनका कंपैरिजन होगा फॉल्स। नेक्स्ट 41 से कंपैरिजन होगा फॉल्स, 23 से कंपैरिजन होगा ट्रू हो जाएगा। तो स्मॉल के अंदर 6 आ जाएगा, क्योंकि j की वैल्यू 6 के ऊपर कंपैरिजन ट्रू है। फिर हम ये जो 6 इंडेक्स वाली वैल्यू 23 है और जो 33 है, इनका कंपैरिजन करेंगे, जो कि 7 इंडेक्स पे है, फॉल्स है। अब मेरे पास जो है ना स्मॉल के अंदर क्या है, 6 है। तो 6 इंडेक्स को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 2 इंडेक्स के साथ, जो कि आई की वैल्यू थी। तो 2 इंडेक्स और 6 इंडेक्स को आपस में स्वैप करने से मेरे पास जो है ना अरे के कंटेंट्स आ जाएंगे 12, 17, 23, 36, 46, 41, 71 और फिर 33। तो मेरे पास ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये क्या हो चुके हैं, ये सॉर्ट हो चुके हैं आफ्टर 3 पासेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। आई होप सो आपको ये सॉर्टिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उससे थोड़े से कंसेप्ट्स भी आपके जो है ना वो रिफ्रेश हो गए होंगे। तो अगर आपने इनको डिटेल में देखना हो तो मैंने इनको अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक जो है ना एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड दिया गया है, इसके अंदर एक लूप चल रहा है, और लूप हमारा क्या कर रहा है कि वो रैपिडली जो है ना वो एक कॉल दे रहा है एक फंक्शन को रीसाइज नाम का। और ये रीसाइज वाला फंक्शन क्या करता है कि हर दफा जो अरे का जो साइज है ना उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अरे का साइज है वो क्या है, वो 5 है, और n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है। लेट्स सपोज के n की वैल्यू है 100। तो पहली 5 हाइड्रेशन में तो इफ की कंडीशन जो है ना वो ट्रू नहीं होगी, और देन उसके बाद जब 5th आइटरेशन आएगी, जब i की वैल्यू जब 5 होगी, तो तब इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे इफ की कंडीशन ट्रू होगी, अब अरे जो है ना वो फुल हो चुकी है। वैसे 5 ही एलिमेंट थे, तो हम पांचों जो हमने जो है ना वो यूटिलाइज कर लिए। तो हमने एक फंक्शन कॉल किया रीसाइज वाला। रीसाइज वाला क्या करेगा कि अरे का साइज एक तो 5 से इंक्रीज करके क्या कर देगा, 6 कर देगा। देन उसके बाद 6 करने के बाद वो क्या करेगा कि जो इसके पहले वाले 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर थे वो अगेन इसके अंदर स्टोर करवाएगा,
और जो सिक्स्थ इंडेक्स है वो क्या होगा, वो खाली होगा। यानी अगर पहले हमारे पास अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स थे, लाइक मतलब 10 10 10 10 10, तो जो नई अरे बनेगी उसका साइज 6 होगा, और उसमें वापस ये जो एलिमेंट्स है हम वो कॉपी करेंगे, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। और फिर इस फंक्शन से बाहर आके हम उस पर भी क्या स्टोर करवा देंगे, 10 स्टोर करवा देंगे। अब ये जो रीसाइज वाला फंक्शन है ना, उससे ये सारा काम करने में बिग O ऑफ n का टाइम लग जाएगा। अब बिग O ऑफ n का टाइम कैसे लगेगा, क्योंकि उसने ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे वापस कॉपी भी करवाने हैं। उसने सिर्फ अरे को रीसाइज नहीं करके देना कि उसका साइज इंक्रीज करके दे दे। तो एलिमेंट्स कॉपी करवाएगा और साइज भी इंक्रीज करवाएगा, तो उससे कितना टाइम लग जाएगा, बिग O ऑफ n का। और ये जो लूप चलेगा, ये लूप भी कितनी दफा चलेगा हमारे पास, इससे टाइम लग जाएगा, बिग O ऑफ n का टाइम लग जाएगा। तो दोनों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। तो ये जो रीसाइज की टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये लूप के अंदर आ रही है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि अरे का साइज तो 5 है, तो उसके लिए मैंने n को क्यों यूज किया है, आप सोचो ना कि n की वैल्यू क्या है, 100 है। तो जब मेरे पास लास्ट आइट्रेशंस चल रही होंगी इस लूप की, तो उन लास्ट आइट्रेशंस के ऊपर जो मेरे पास अरे का साइज है वो भी 100 के करीब करीब ही होगा। तो तब मेरे पास जो लूप को टाइम लगेगा वो तकरीबन 100 के करीब करीब ही लग रहा होगा। अगर आप एवरेज भी लो ना, तो ये n डिवाइडेड बाय 2 का टाइम बनता है। तो 2 हमारे पास क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टिल हमारे पास लास्ट पे क्या बच जाएगा, बिग O ऑफ n बच जाएगा। तो वैसे अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहो या फिर प्रिसाइजली बताना चाहो, तो रिसाइज वाला जो फंक्शन है, सिर्फ उसके लिए हमें जो जो है ना वो बिग O ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 का टाइम लग रहा है। उसमें भी 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम इग्नोर करवा देंगे। और लूप के अंदर आके हमें जो टोटल टाइम उसके लिए लग रहा है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर का टाइम लग रहा है। अब वो हमें बोल रहा है, एक तो हमने ये चीज बतानी है कि हमने जो बिग O नोटेशन है ना उसके अंदर क्लियरली बताना है कि इससे टाइम कितना लगेगा। और वो साथ में ये बता रहा है कि मतलब रनिंग टाइम आपने बताना है, तो आप इसका जो स्टेप काउंट है वो भी निकाल के आप इसको लिख दो। वो वैसे मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, अगर आपको निकालना ना आया तो वहां से देख लीजिएगा। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर का टाइम ये तो लग गया। अब सोल्यूशन वो क्या मांग रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें कोई ऐसी चेंजिंग करो जिससे ये हो के इसका जो मतलब है ना, ये जो फंक्शन कॉल है, एक तो ये कम हो जाए और टाइम जो है ना वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए। अब हम वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत ईजी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने जो है ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो सारा सिनेरियो है ना वही बदल जाएगा। सिंपली ये जो हमारे पास है ना a डॉट लेंथ प्लस वन, इसको हम प्लस वन की बजाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यानी जब भी हमारी अरे का साइज फुल हो जाए तो हम क्या कर दें, उसके साइज को डबल कर दें। अब सपोज करें कि हमारे पास जो है n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो शुरू में हमारी जो अरे है वो भी क्या है, वो खाली है। सपोज कर लेना एक मोमेंट के लिए, सपोज कर लें अरे का हमने जो साइज है वो 1 रखा था। तो एक एलिमेंट हमने ऐड किया, देन उसके बाद अरे फुल हो गई। तो जैसे ही हमने सेकंड एलिमेंट का के लिए हमने ऐड करना है ना, तो सेकंड एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीसाइज वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। वो इसका साइज डबल करके जो है ना वो साइज 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब जब उसका साइज 2 हो जाएगा तो हम जो सेकंड वैल्यू है ना हम वो भी ऐड करवा सकेंगे। अब जब हमने सेकंड वैल्यू ऐड करवा ली, जैसे ही हम थर्ड वैल्यू ऐड करवाना चाहेंगे, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, साइज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका साइज डबल करके कितना कर देंगे, 4 साइज कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो है ना वो थर्ड वैल्यू भी ऐड कर देंगे, फिर हम फोर्थ वैल्यू जो है वो भी ऐड कर देंगे इजीली, क्योंकि साइज क्या है, 4 है। फिर जैसे ही हम फिफ्थ वैल्यू ऐड करवाना चाहेंगे ना, अगेन साइज क्या है, फुल है, तो हम साइज को डबल करके क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब 6, 7 और 8 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या होगा कि 8 तक की वैल्यूज जो है वो इजीली आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगर मैंने 9 को ऐड करवाना है, तो 9 ऐड नहीं होगा, तो मैं साइज इंक्रीज करके क्या कर दूंगा, 16 कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो, तो मैंने पहले साइज 1 था, 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 से 4 कर दिया, 4 से मैंने क्या कर दिया, 16 कर दिया। तो जहां पे वो जो है ना वो एक एक जो है ना वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा था ना, 1 बाय 1, वहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर दिया कि वो मेरे पास क्या हो रहा है कि हर दफा जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो दो के फैक्टर से क्या हो रहा है, हर दफा इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 से क्या हुआ, 2, 2 से मल्टीप्लाई होके आगे वो क्या हो जाएगा, 4, 4 से आगे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8, 8 से आगे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 16।
तो आपको भी वैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर से याद होगा कि जहां पे भी हमारे पास जो है ना वो इंक्रीमेंट्स की बजाय मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बीच बीच में जो 5 6 7 8 है, इन वैल्यूज के लिए जो रीसाइज वाला फंक्शन है वो नहीं कॉल हो रहा, सिर्फ तब कॉल हो रहा है जब हमारे पास जो है ना ये कोई टू रेज पावर वाली जो वैल्यू है ना वो आ रही होगी। तो इस केस में हमारे पास फिर ये क्या हो जाएगी, log ऑफ n बेस 2। यही रीसाइज वाला फंक्शन जो पहले हमारे कितने में कॉल हो रहा था, बिग O ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 में कॉल हो रहा था, जो कि हमारे पास बिग O ऑफ n ही बनता है। अब ये कितने टाइम के लिए कॉल होगा, ये log ऑफ n के लिए कॉल होगा। तो जब ये log ऑफ n के लिए कॉल होगा तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बिग O ऑफ n स्क्वायर के तक जा रही थी वो रिड्यूस होके कहाँ तक आ जाएगी, बिग O ऑफ, तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होकर n डॉट लॉग ऑफ n तक चली जाएगी। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे एक छोटी सी चेंजिंग से हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्री का, और इस ट्री वाले क्वेश्चन के भी दो पार्ट है। सबसे पहले इसका हमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए बोला है। देन ट्रेवर्सल करने के बाद उसने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि हमने जो है ना वो ट्री में से जो है ना kth लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें तो ट्री में सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 31 है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो चाहिए। अब थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो है इस ट्री के अंदर कौन सी है, 21 है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि बजाय आप पूरा ट्री पहले देखो, स्कैन करो, आप पूरा ट्री स्कैन किए बगैर जो है ना आप मुझे kth लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करके दो। यानी अगर मैं पूछ रहा हूँ ना कि मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो वो मुझे 2 स्टेप्स में मिल जाए। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो चाहिए तो वो मुझे 5 स्टेप्स के अंदर मिल जाए, ना कि मुझे पूरे के पूरे नोड्स को देखना पड़े। तो जितनी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए उतने स्टेप्स के अंदर वो जो है ना हमें मिल जाए। जो चीज हमने अवॉइड करनी है वो स्कैनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स है, कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हमने स्कैन नहीं करना। और उसके अलावा वो ये बोल रहा है कि आपने इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कोड देना है आपने, सिर्फ और सॉरी वो बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसने ना आपने इसका जो है ना अल्गोरिदम देना है, कोड नहीं इसका आपने लिख के देना। जस्ट इंग्लिश के अंदर जो है ना आपने अपना कंसेप्ट बताना है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब इसका जो राज है ना वो छुपा हुआ है इस इन ऑर्डर के अंदर। तो पहले हम इनको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। देन इनको सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूँ कि इसका राज इसके अंदर कैसे छुपा हुआ। अब वैसे एक और चीज भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू तो बड़ी इजीली मिल जाती है कि हम सिंपली यहाँ से राइट साइड राइट साइड राइट साइड पे जाते जाएं तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमें जो है ना वो कितने स्टेप्स के अंदर मिलेगी, लॉग ऑफ n के अंदर मिल जाएगी। जितनी ट्री की हाइट होगी उतने स्टेप्स के अंदर हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब सोचें कि हमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो कैसे मिलेगी। आप बोल दोगे कि जी हम एक स्टेप कम लेंगे तो 30 पे आके हमें जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो कैसे मिलेगी, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए तो आपको 30 के लेफ्ट पे आना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमने 22 ऐड किया होता, तो 22 क्या होना था, हमारी थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू होनी थी। तो फिर यहाँ तक हम कैसे आते। तो उस केस में हमें क्या होना था कि हमें इन दी एंड हमें जो है ना वो सारे एलिमेंट्स को स्कैन करना पड़ जाना था अगर हम उस कंसेप्ट को यूज करें। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे ना वो इन ऑर्डर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे उसको यूज करेंगे ये पहले इन ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे यूज होगा। तो क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर, सबसे इजी है, सबसे पहले यही करते हैं। अब वैसे जो पोस्ट ऑर्डर है ना, पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास ये होता है, जो सीक्वेंस शायद आपने पढ़ी होगी, लेफ्ट देन राइट देन लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो पोस्ट नाम से ही पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद में। तो रूट हमारा कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। पहले लेफ्ट देन राइट देन रूट। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे स्टैक से। अगर आप इसको वैसे क्वेश्चन जो है ना जो पेपर में दिया हुआ है, अगर आप इसका डायरेक्टली आंसर लिखते हो तो देन एग्जामिनर के रहमो करम पे हो आप कि वो आपको छोड़ दे, आपको मार्क्स दे दे। लाइक मतलब मैं विदाउट स्टैक इसको ट्री को देखे इसका जो है ना वो लिख सकता हूँ पोस्ट ऑर्डर। बहुत से स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ट्री को देख के जो है ना वो लिख लेते हैं। तो खैर हम इसको क्योंकि डीएसए में कर रहे हैं तो हम इसको डाटा स्ट्रक्चर से करेंगे। यानी डाटा स्ट्रक्चर भी इसमें कौन सा यूज होगा, स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो है ना वो रूट है जो हमारा वो स्टैक के अंदर पुश करेंगे।
फिर जो रूट से लेफ्ट पे है उसको पुश करेंगे, जो उसके लेफ्ट पे है उसको पुश करेंगे, देन जो उसके लेफ्ट के ऊपर है उसको पुश कर देंगे। तो पहले 9 फिर 5 फिर 3 फिर 1, तो 4 एलिमेंट्स पुश हो गए। अब यहाँ पे इससे आगे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने इसमें जो हमने नोड बाहर निकालना होता है ना, वो वाला हमने नोड निकालना होता है जो सबसे लेफ्ट पे होता है, यानी जिसका आगे कोई भी जो है ना वो चाइल्ड मौजूद ही नहीं है, ना लेफ्ट मौजूद है ना राइट मौजूद है। या फिर ऐसा नोड इसमें से हम बाहर निकालेंगे जिसका हमने लेफ्ट और राइट दोनों विजिट कर लिए हो। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिसका एक तो ये कि जो चाइल्ड लेस होगा ना उसको हम स्टैक से बाहर निकालेंगे। दूसरा जिसके हमने दोनों चाइल्ड जो है, बोथ चाइल्ड जो है ना वो हमने स्टैक से ऑलरेडी निकाल दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ 1 के ऊपर। तो 1 का आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, ये चाइल्ड लेस है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। स्टैक में पीछे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब 3 जो है इसका मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक नोड जो है ना वो विजिट किया, 4 नहीं किया। तो 3 को निकालने से पहले मैं अब इसका क्या करूंगा, जो सेकंड नोड है, अब जब हम ऐड कर रहे थे तो प्रेफरेंस पहले लेफ्ट को है कि हमने पहले लेफ्ट को ऐड करना है। जब हम निकालेंगे ना तो निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर राइट चाइल्ड है तो हम राइट को इंक्लूड कर दें। तो मैं 4 को ऐड करूंगा, स्टैक में 4 आ जाएगा, और 4 का भी आगे क्या है, कोई चाइल्ड नहीं है। तो मैं 4 को क्या करूंगा, स्टैक में से निकाल के आउटपुट में भेज दूंगा। अब अगेन मेरे पास स्टैक में टॉप पे क्या है, 3 है। अब 3 के मैंने क्या कर लिया, मैंने दोनों चाइल्ड जो है वो विजिट कर लिए हैं। अब जैसे ही मैंने इसके दोनों चाइल्ड विजिट कर लिए तो एक किस्म ये भी क्या है, ये चाइल्ड लेस हो गया। तो मैं 3 को भी क्या कर दूंगा, मैं आउटपुट में भेज दूंगा। अब अगर आपको ये सिर्फ इतना बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो पूरे पोस्ट ऑर्डर के अंदर यही यूज हो रहा है। अब हमारे पास जो स्टैक में नेक्स्ट पे क्या रह गया, 5। तो 5 का हमने ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये कंप्लीटली क्या कर लिया, ये विजिट कर लिया। तो अब उसका जो राइट वाला पार्ट है हम वो विजिट करेंगे। हम 8 को इंक्लूड करेंगे, फिर 8 से जो उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड है उसको इंक्लूड करेंगे। 6 जो है ना, 6 से आगे फिर कोई भी जो है ना वो चाइल्ड नहीं है, तो 6 को हम क्या कर देंगे, स्टैक से निकाल देंगे। फिर 8 जो है हमारा स्टैक में रह जाएगा, इसका राइट चाइल्ड है ही कोई नहीं। इसके जितने भी चाइल्ड हैं वो हमने दोनों, अगर दोनों होते तो दोनों विजिट हो चुके होने थे, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तो हमारे पास जो है ना वो 8 भी क्या हो जाएगा, वो स्टैक से निकल जाएगा। अब 5 जो है इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। तो 5 भी स्टैक में से निकल जाएगा। जब 5 हमारा स्टैक में से निकल जाएगा तो हमारे पास स्टैक के अंदर रह जाएगा 9 जो कि रूट है। लेकिन रूट की अभी तक हमने सिर्फ कौन सी साइड विजिट की होगी, लेफ्ट साइड विजिट की है। अभी राइट साइड रह गया तो हम 20 को इंक्लूड कर देंगे। 20 से आगे उसका लेफ्ट, देन 12 से 12 का जो लेफ्ट है हम वो इंक्लूड कर देंगे। अब जो 10 है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसका जो राइट चाइल्ड है उसी को इंक्लूड कर देंगे। अब राइट चाइल्ड जो 11 है उसका आगे कोई भी जो है ना वो चाइल्ड नहीं है, तो उसको हम स्टैक में से बाहर निकाल देंगे। इसको स्टैक में से बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या, स्टैक में टॉप पे क्या होगा, 10 होगा। 10 के जितने भी चाइल्ड हैं वो विजिट हो चुके हैं, तो 10 को भी बाहर निकाल देंगे। 12 के जितने भी चाइल्ड हैं वो भी विजिट हो चुके हैं, तो उसको भी बाहर निकाल देंगे। अब जो 20 है इसकी लेफ्ट साइड हमने कर लिया। अब 20 के राइट पे चले जाएंगे, 30 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 21 को ऐड करेंगे। तो 21 जो है उसका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उसको भी स्टैक में से बाहर निकाल देंगे। वापस हम 30 पे आ जाएंगे। अब 30 का राइट चाइल्ड अभी मौजूद है, तो उसको स्टैक में पहले ऐड करेंगे, और 31 से आगे कोई चाइल्ड नहीं तो उसको भी स्टैक से निकाल के आउटपुट में भेजेंगे। अब 30 के दोनों चाइल्ड विजिट हो चुके होंगे, तो 30 को भी हम क्या कर देंगे, स्टैक में से बाहर निकालेंगे। 20 के भी दोनों चाइल्ड हो चुके हैं, उसको भी स्टैक में से बाहर निकालेंगे। और लास्ट पे जो 9 है वो भी क्या होगा, वो भी स्टैक से बाहर निकल जाएगा। तो यूं हमारा ये जो पोस्ट ऑर्डर है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको सीक्वेंस बताई है वो सारी मैंने ये नीचे लिखी हुई है, तो ये आप एक दफा जो है ना वो सोल्यूशन में से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्री ऑर्डर के ऊपर। अब प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा आउटपुट के अंदर, रूट। देन रूट के बाद हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट, देन उसके बाद राइट। तो इसकी आउटपुट में हमारे पास पहले रूट आता है, देन लेफ्ट, देन राइट। अब इसमें भी हम स्टैक को यूज करेंगे, और स्टैक को हम कैसे यूज करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट है 9। तो हम इसको एक नोड नाम के वेरिएबल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ये जो हमारा रूट नोड है। और इसका जो राइट चाइल्ड है हम पहले उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट चाइल्ड है हम उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे। अब ये हमने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो रूट है वो खुद बाहर है, अगर वो खुद बाहर है तो उसके दो ही सब ट्री हैं, वो दोनों मैंने क्या कर लिए, वो मैंने स्टैक में रख लिए। और इसमें पहले मैंने किसको टॉप पे मेरे पास कौन सा है, मेरे पास टॉप पे लेफ्ट वाला है। अब ये टॉप पे मैंने लेफ्ट वाले को क्यों रखा है और राइट वाले को मैंने पहले क्यों इंक्लूड करवाया। तो रूट तो ऑलरेडी मैंने नोड के अंदर स्टोर किया हुआ है, इसको मैं पहले एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको मैं पहले एक्सेस करके मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट के अंदर मैं रूट को भेज दूंगा। अब दूसरे पे मैंने किसको भेजना है, मैंने लेफ्ट वाला जो नोड है मैंने उसको भेजना है। अब जब रूट आउटपुट के अंदर चला जाएगा तो मेरे पास रूट की एक्सेस ही नहीं रहेगी, और अगर मेरे पास रूट की एक्सेस नहीं होगी तो मैं उसका राइट साइड एक्सेस कैसे करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने पहले उसके राइट को जो है ना वो स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और रूट को जो है वो मैंने कहाँ पे भेज दिया, फिर आउटपुट के अंदर भेज दिया। और स्टैक में टॉप के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, वो उसका लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो पड़ा हुआ है। तो मैं उसका जो लेफ्ट वाला सब ट्री है वो मैंने फौरन एक्सेस कर लिया। जब लेफ्ट वाला मैं फिनिश करके आ जाऊंगा तो लेफ्ट को फिनिश करने के बाद वो जो राइट वाला नोड है वो क्योंकि स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है तो वो टॉप पे आ जाएगा जब लेफ्ट साइड खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही लेफ्ट साइड खत्म होगी तो जो जब राइट वाला नोड टॉप पे आएगा तो मैं उसके जो आगे चाइल्ड्स हैं उनको एक्सेस कर लूंगा। तो यूं पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सबसे रूट एक्सेस हो गया, वो आउटपुट में चला गया। अब उसके बाद स्टैक में मेरे पास राइट और लेफ्ट दोनों मौजूद है, लेकिन टॉप पे कौन है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट वाला नोड जो है वो मैं पहले एक्सेस कर लूंगा। तो ये जो इसका सीक्वेंस है रूट, लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी हमारी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब मेरे पास स्टैक में टॉप पे क्या है, 5 है। तो 5 किस में आ जाएगा, नोड ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। और नोड ऑब्जेक्ट में आने के बाद जो है ना मैं क्या करूंगा कि जो 5 के आगे चाइल्ड है ना उनमें उसका जो पहले राइट है पहले मैं वो स्टैक में भेजूंगा, फिर उसके बाद जो उसका लेफ्ट है फिर उसको मैं स्टैक के अंदर भेज दूंगा, क्योंकि मैंने अब 5 को क्या करना है, मैंने आउटपुट के अंदर भेजना है। तो 5 को मैं क्या कर दूंगा, मैं आउटपुट के अंदर भेज दूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास स्टैक में टॉप पे क्या है, 3 है। तो 3 किस में आ जाएगा, नोड ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही 3 नोड ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा तो मैं इसका जो राइट और लेफ्ट है ये दोनों मैं क्या कर दूंगा, ये मैं स्टैक के अंदर भेज दूंगा। तो 4 और 1 दोनों जो है वो स्टैक के अंदर आ जाएंगे, पहले राइट जाएगा फिर उसके बाद लेफ्ट जाएगा। तो 4 पहले गया फिर उसके बाद 1 आ गया, और 3 फिर कहां पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो नोड है वो आ जाएगा, जो यहाँ पे स्टैक में टॉप पे है वो कौन सा है, वो 1 है। तो नोड में आ जाएगा 1। 1 का आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है तो कोई भी चीज जो है ना वो स्टैक के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। और 1 चुप करके कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। अब स्टैक में टॉप पे क्या है, 4। तो 4 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नोड में। अब 4 से भी आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो वो भी कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्टैक में टॉप पे आ रहा है 8। अब 8 से आगे जो है ना उसका राइट चाइल्ड तो है ही कोई नहीं, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट है, तो हम सिर्फ लेफ्ट को ही जो है ना वो इंक्लूड करवा देंगे। और लेफ्ट को इंक्लूड करवाने के बाद हमारा जो 8 है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये आउटपुट में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो 6 है ये टॉप पे है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नोड में आ जाएगा। अब जो 6 है ना इससे कोई चीज लेफ्ट पे है ना ही कोई राइट पे है, तो ये भी सिंपली कहाँ पे चला जाएगा, ये भी आउटपुट के अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास स्टैक में टॉप पे क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा। अब अगर आप देखो तो 20 हमारे पास जो है ना ये हमारे पास तब आया जब हमने ये जो हमारा रूट था, सबसे पहले हमारे पास आउटपुट में क्या है, रूट। तो आप अगर आप यहाँ पे देखो तो आउटपुट में सबसे पहले क्या है, रूट। देन उसके बाद हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है रूट की, ये सारी की सारी कहाँ पे चली गई है, आउटपुट के अंदर। तो जब सारी लेफ्ट साइड आउटपुट के अंदर चली गई है तो तब हमारा जो 20 है वो टॉप पे आया। तो टॉप पे आने के बाद अब हमारा जो उस रूट की जो हमारी राइट साइड थी अब ये विजिट करना हमने शुरू किया। तो इसलिए हमने राइट को पहले स्टैक में भेजा था, लेफ्ट को हमने बाद में भेजा था, क्योंकि जो स्टैक है उसमें जो बाद में चीज जाती है वो टॉप पे होती है, वो पहले एक्सेस हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 20 है ये नोड में आ गया, तो 20 का जो राइट और जो 20 का लेफ्ट है वो दोनों हम स्टैक में ऐड करेंगे। और स्टैक में ऐड करने के बाद 20 को हम कहाँ पे भेज देंगे, आउटपुट के अंदर। मेरे ख्याल से आपको ये जो प्री ऑर्डर है इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी, इस पर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं आपको इन ऑर्डर पे लेके चलता हूँ। और इन ऑर्डर से फिर अब वो जो क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा हम वो देखते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास इन ऑर्डर में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम रूट प्रिंट करवाते हैं, देन उसके बाद हम राइट प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टैक में हम 9 को पुश करेंगे, देन 5 को पुश करेंगे, देन 3 को पुश करेंगे, देन 1 को पुश करेंगे। अब 1 से आगे कोई भी जो है ना वो नोड या चाइल्ड नहीं है, तो 1 को हम आउटपुट में भेजेंगे और इस नोड का जो एक्सेस है हम वो अपने पास सेव रखेंगे। अब सेव क्यों रखेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास अगर आप देखो तो स्टैक में हमारे पास टॉप पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें हमने कोई भी जब नोड जिसको भी हमने बाहर निकालना है ना, तो हमने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीटली विजिट हो चुका है या उसका लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लाइक जैसे ये 1 है ना, तो इसका लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली आउटपुट के अंदर भेज रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 है, इसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमने क्या कर लिया, हमने विजिट कर लिया, तो हम क्या कर देंगे, 3 को भी आउटपुट के अंदर भेज देंगे। लेकिन जिसको भी आउटपुट के अंदर भेजेंगे उसको हम जो है ना वो सेव भी रखेंगे साथ, एक आइट्रेशन के लिए सिर्फ हम उसको सेव भी रखेंगे। तो जैसे ही हमने 3 को क्या किया, सेव रखा, अब 3 को हमने आउटपुट में भेज दिया, लेकिन जो 3 का राइट वाला पार्ट है अभी तक हमने उसको एक्सेस नहीं किया था, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 3 को हमने सेव किया हुआ था, उससे हम क्या कर देंगे, 4 को जो है वो स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो जिसको हम बाहर निकालेंगे, अगर उसका हमने राइट अभी तक एक्सेस नहीं किया, तो हम उसका जो राइट है वो क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। और स्टैक में से आउट करने के लिए क्या हमारे पास पॉलिसी है कि अगर उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ हमने वो विजिट कर लिया, तो उस केस में हम उसको स्टैक में से बाहर निकाल लें। अब 4 है, 4 का जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम 4 को आउटपुट में भेज देंगे, लेकिन इसको साथ में स्टोर भी कर लेंगे। अब 4 से क्योंकि राइट साइड पे भी कोई चीज नहीं, तो इसको सेव करने से कोई भी चीज जो है ना वो मजीद ऐड ही नहीं हुई। अब स्टैक में हमारे पास टॉप पे क्या आ गया, 5। अब 5 जो है ना, 5 से हमारा ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये तीनों नोड हमने क्या कर लिए, ये विजिट कर लिया, तो 5 का जो लेफ्ट है हमने कंप्लीटली विजिट कर लिया, तो हम 5 को भी क्या करेंगे, हम आउटपुट में भेज देंगे और साथ में हम 5 को स्टोर भी कर लेंगे। स्टोर क्यों करेंगे कि अगर 5 का राइट वाला पार्ट है तो हम उसको विजिट कर लें। तो 5 से राइट पे क्या है हमारे पास, 8, तो 5 से क्या पुश हो जाएगा, 8 पुश हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारा जो 8 है इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, तो हम उसको पुश करेंगे और 6 से आगे कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं है, तो हम 6 को आउटपुट में भेज देंगे। 6 के आउटपुट में जाने के बाद हमारे पास स्टैक में टॉप पे आ गया 8, और 8 से 8 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमने वो विजिट कर लिया हुआ है सारा, 8 के लेफ्ट पे सिर्फ 6 था तो वो हमने विजिट कर लिया। तो अब हमारे पास जो 8 है, इससे राइट पे भी कोई चीज नहीं, तो हम 8 को आउटपुट में भेजेंगे और 8 से आगे कोई चीज इंक्लूड भी नहीं होगी। अब हमारे पास स्टैक में आ गया 9। अब जो 9 है हमारा, ये क्या है, ये हमारा रूट है। तो रूट की जितनी भी लेफ्ट साइड है वो सारी की सारी हमने क्या कर लिया, विजिट कर ली हुई है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रूट है, रूट को हम आउटपुट में भेजेंगे और उसको हम सेव भी कर लेंगे, और सेव करने के बाद जो हमारे रूट का, और 9 को हम सेव भी कर लेंगे, और 9 को सेव करने के बाद उसका जो राइट वाला पार्ट है हम क्या करेंगे, हम उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो अगर आप देखो तो हम 9 को जो है वो हम सेव करेंगे और साथ में उसको आउटपुट में भी भेज रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि 9 से जो हमने सेव किया था उससे हमने स्टैक में उसकी जो राइट साइड है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने पुश कर दिया। इसी तरह फिर हम जो 12 है जो कि 20 के लेफ्ट के ऊपर है उसको ऐड करेंगे, फिर 12 से लेफ्ट के ऊपर जो है हमारे पास 10 है उसको ऐड करेंगे, और 10 से जो लेफ्ट है ना वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो 10 से लेफ्ट के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 को जो है वो आउटपुट में भेजेंगे और इसको एक दफा साथ में सेव भी करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो राइट है वो स्टैक में भेज देंगे। अब इसके राइट के लेफ्ट राइट कुछ पे भी नहीं है, तो इसको भी हम आउटपुट में भेज देंगे। और जो 12 है इसकी हमने लेफ्ट साइड सारी जो है वो विजिट कर लिया, और इसकी राइट साइड है ही कोई नहीं, इसको भी हम आउटपुट में भेज देंगे। और जो 20 है इसकी भी हमने सारी लेफ्ट साइड विजिट कर ली होगी, इसको भी हम आउटपुट में भेज देंगे। और आउटपुट में भेजने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सेव भी हमने किया होगा, तो उससे हम क्या करेंगे कि जो 30 है उसको स्टैक में पुश कर लेंगे। अब जब हम 30 को स्टैक में पुश करेंगे तो उसका लेफ्ट हम स्टैक में पुश करेंगे, लेफ्ट से आगे कोई भी चीज नहीं है तो ये स्टैक में चली जाएगी। अब 30 का हमने जो लेफ्ट वाली साइड है वो सारी हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया,
तो हम क्या करेंगे 30 को भी स्टैक में भेज देंगे और ये साथ में, क्योंकि जब आउटपुट में जब जाएगा तो आउटपुट में जाके ये सेव भी होगा, तो जब ये सेव होगा तो इससे हम इसका राइट जो है वो पुश करेंगे और उसके राइट के भी लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं, तो वो भी कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास मजे वाली चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इन ऑर्डर करते हैं ना अपने बाइनरी सर्च ट्री का, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस निकल के आती है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। यानी अगर आप देखो तो पहले 1 3 4 5, तो सॉर्टेड हमारे पास जो है ना वैल्यूज निकल के आई। अब अगर इसी कंसेप्ट को हम रिवर्स कर दें कि बजाय हम जो है ना वो लेफ्ट रूट राइट करने के, कि पहले हम लेफ्ट प्रिंट करने के लेफ्ट, फिर उसके बाद रूट और देन राइट प्रिंट करने के, हम अगर इसको उल्ट कर दें, यानी पहले हम जो है ना वो राइट को प्रिंट करें, राइट के बाद हम रूट को प्रिंट करें और रूट के बाद हम लेफ्ट को प्रिंट करें। अगर हम इसको रिवर्स कर दें इन ऑर्डर को, तो इन ऑर्डर को रिवर्स करने से क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट की सीक्वेंस निकल के आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैसे होगी ये मैं एक दफा आपको बता भी देता हूँ। सबसे राइट मोस्ट हमारे पास ट्री कौन सा है, ये 31। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाना है, राइट। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, 31। फिर उसके बाद राइट के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, उसका रूट। तो रूट क्या है, 30, हमारे पास आ जाएगा 30। देन उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, उसका लेफ्ट। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, 21। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास सीक्वेंस कौन सी बन के आ रही है, डिसेंडिंग सीक्वेंस बन के आ रही है। अब हमने ये राइट प्रिंट करवा लिया, अब हमने क्या करवाना है, इसका रूट। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 20 के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, इसका लेफ्ट। अब लेफ्ट पे हमारे पास जो है ना ये जो ये वाला नोड है, इसका राइट तो है ही कोई नहीं, तो इसका अगर राइट है ही कोई नहीं तो फिर क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट। और फिर उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, लेफ्ट। अब उसके लेफ्ट के राइट पे एक नोड मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या है, 11 प्रिंट होगा। 11 के बाद उसका रूट यानी जो कि 10 प्रिंट होगा। तो हमारे पास कौन सी सीक्वेंस निकल के आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर की जो सीक्वेंस है ना वो निकल के आ रही है। तो जो क्वेश्चन का जो बी पार्ट था ना, उसमें वो यही पूछ रहा था कि हमने जो है ना वो लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना हमने वो निकालनी है। तो केथ लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने एक उसको जो है ना अल्गोरिदम लिख के देना है, कोड नहीं लिख के देना, सिंपली इंग्लिश के अंदर। तो मैंने उसे बोला कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो 2 पैरामीटर्स लेगा। एक तो ट्री लेगा जिसमें से हमने प्रिंट करवाना है, और दूसरा वो के नंबर लेगा जितना हमने जो है ना वो लार्जेस्ट वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो के वाली वैल्यू होगी एक। अब हमने क्या करना है कि हमने एक स्टैटिक वेरिएबल भी इस फंक्शन के अंदर ले लेंगे, और वो स्टैटिक वेरिएबल क्या करेगा कि जो उस फंक्शन को कॉल्स हुई हैं उनको काउंट करेगा कि कितनी दफा मैं जो है ना वो मैं कॉल हुआ हूं। अब इससे क्या फायदा है कि जो रिकर्सिव कॉल्स करते हैं ना हम इन ऑर्डर के फंक्शन के लिए, अब इन ऑर्डर के फंक्शन के अंदर हम रिकर्सिव कॉल्स कौन सी करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना वो रिकर्सिव कॉल देते हैं लेफ्ट नोड को, फिर हम रूट को प्रिंट करवाते हैं, रूट को प्रिंट करवाने के बाद फिर हम जो राइट नोड है उसको रिकर्सिव कॉल दे देते हैं। तो इससे हमारे पास जो प्रिंट होता है स्क्रीन के ऊपर वो इन ऑर्डर प्रिंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इन ऑर्डर की रिकर्सिव कॉल्स है ना उनको रिवर्स मैनर के अंदर कॉल करेंगे। यानी पहले हम राइट वाली जो चाइल्ड है पहले हम उसको कॉल देंगे, फिर उसके बाद हम रूट को प्रिंट करवाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाला जो नोड है हम उसको विजिट करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर जो डाटा प्रिंट होके आएगा ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएगा। अब यहाँ पे ये जो स्टैटिक वेरिएबल लेने के का क्या फायदा है, और ये जो हमने के वैल्यू हमने पास करवाई उसका फिर क्या फायदा है, अगर हमने वो पूरा का पूरा ही करवाना है। उसने तो कहा था कि सारी वैल्यू स्कैन ही नहीं करवानी। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक वेरिएबल लिया ना ये काउंट करेगा कि कितनी दफा रिकर्सिव कॉल हुई है, और जो केथ वैल्यू हमने पास की होगी ना ये जब उतनी वैल्यूज हो जाएंगी तो तब जो नोड विजिट हो रहा होगा ये उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। मसलन अगर 1 केथ वैल्यू है ना तो ये आफ्टर 1 कॉल जो है ना ये जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम 2 हम पास करवाएंगे तो ये जो 2 आइट्रेशंस के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही होगी वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, तो हम जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली जब हमारी किसी वैल्यू ने प्रिंट होना होगा ना तो हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो है ना वो काउंटर की कौन सी वैल्यू चल रही है। अगर के की वैल्यू हमने 1 दी है तो काउंटर 1 पे ही हम जो है ना वो उस लूप को खत्म कर देंगे, तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो रिवर्स इन ऑर्डर कॉल्स हैं
वो हमारे पास क्या करेंगी, हमें स्क्रीन के ऊपर जो kth लार्जेस्ट वैल्यू है हम वो प्रिंट करवा सकते हैं विदाउट स्कैनिंग इंटायर ट्री। आई होप सो इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमारे पास एक 7th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन के अंदर हमने कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस भी करना था और कम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के साथ साथ जो हमारा सम का वेरिएबल है ना इस कोड के अंदर, हमने उसके लिए एक फार्मूला बना के देना है, जिससे बजाय हमें ये कोड लिखने के हम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो एंटायर कैलकुलेशन है हम वो कर लें। अब इसमें कैलकुलेशन हो क्या रही है, कैलकुलेशन इसमें ये हो रही है कि हमारा एक लूप चल रहा है 1 से लेकर n+3 तक। तो इस लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है प्रिसाइजली n+3 है। वो अलग बात है कि हम उसको इग्नोर करके फिर हम क्या कर देते हैं, बिग O ऑफ n कर देते हैं। अब ये जो अंदर वाला लूप है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, n स्क्वायर है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर। और आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ n से मल्टीप्लाई होकर बिग O ऑफ n क्यूब। तो हमारे पास हमें एक चीज तो पता चल गई कि इस लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n क्यूब है। अब आप चाहो तो साथ में इसका स्टेप काउंट भी लिख के दे सकते हो। अब उसने जो नेक्स्ट चीज पूछी है ना, वो उसने ये पूछी है कि जो हमारा सम वाला वेरिएबल है हम उसके लिए कोई एक फार्मूला बना लें जिससे हमें ये लूप ना लगाने पड़े, हम सिंपली उस फार्मूला से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो अब ये जो हमारा जे वाला लूप है इसके अंदर ये जो सम वाली ये स्टेटमेंट है ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, एक तो जितनी दफा ये जे वाले लूप ने चलना है उतनी दफा यानी n स्क्वायर टाइम्स, साथ में ये मल्टीप्लाई होगी जितना आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप ने कितनी दफा चलना है n+3 टाइम्स चलना है। और हर दफा हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो बेसिकली अगर हम ये माइनस माइनस वाली स्टेटमेंट को भी इग्नोर भी करें ना, तो हमारे पास जो टोटल इसके अंदर लास्ट पे वैल्यू आएगी ना सारा लूप रन होने के बाद, वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब साथ में ये जो माइनस माइनस वाली स्टेटमेंट है इसका क्या, अब ये जो माइनस माइनस वाली स्टेटमेंट है ये है आउटर लूप के अंदर, जो इनर लूप है वो सिर्फ इतना ही है, उसके अंदर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट ही है। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये आउटर लूप के अंदर है। अब आउटर लूप ने कितनी दफा चलना है, n+3 टाइम्स। तो इसमें से हम क्या माइनस कर दें, -n+3। तो सिंपली हमें इतनी स्टेटमेंट जो है ना ये वाली, हम एक ये फार्मूला बना लें, तो ये फार्मूला बनाने से हमारे पास क्या होगा, हमें ये लूप नहीं लगाने पड़ेंगे और हमें n क्यूब की टाइम कम्प्लेक्सिटी से हम बच जाएंगे और ये हमारा सारा काम कितने टाइम के अंदर हो जाएगा, बिग O ऑफ 1 के अंदर हो जाएगा। आप चाहो तो आप इस रिलेशन को ओपन करके भी लिख सकते हो, यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम लूप लगा के बनाए तो कितनी हो जाएगी, n क्यूब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये एक फार्मूला लिख सकते हैं। आई होप सो इस पेपर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।